शंकर की फितरत में रोमान पसंदी कूट कूट कर भरी थी। हर गैर मामूली और अनोखी चीज उसे अपनी जानिब खींच लेती। वो अपनी इसी आदत की वजह से कई बार मुश्किलात का शिकार भी हुआ, मगर शौक की तकमील उसके लिए खतरात से हमेशा अहम रही। बचपन में दादी नानी से सुने अकल से मारवाई किस्से कहानियां उसे हमेशा ऐसी ख्याली दुनिया में ले जाती जहां पर किसी दूसरे का कभी गुजर नहीं होता था। वो कभी परियों के देश का राही होता तो कभी वो शहंशाह जन्नात का मेहमान होता था। उसकी ख्याली तस्वुराती दुनिया में जिन देव जादूगर परियां सभी आपस में उल्फत और मोहब्बत के रिश्ते में जुड़े होते। उसकी दुनिया का कोई देव किसी परी को अगवा नहीं करता था। उसने खुद को कभी किसी मसीहा या हीरो के रूप में नहीं देखा था। उसके तो सारे किरदार हीरो थे। उसकी फर्जी दुनिया अमन और शांति का गहवारा थी। उसके यहाँ चुड़ैल भी नरम दिल रखती थी। उसे याद था बचपन में सीतागढ़ के उजड़े गांव में जब लोग डर की वजह से जाना छोड़ गए थे, वो वहां बेखौफ खतर जाया करता था। वो वीरान और सुनसान गलियों में बांसुरियां बजाता, गीत गाता। ये वही गांव था जहां दिन के उजाले में कोई नहीं जाता था, मगर शंकर का शौक, जोश और मोहब्बत उसे हमेशा वहां ले जाती। लोग उसे जिंदा सही और सलामत वापस आता देखते तो हैरान होते। वो वापसी पर अपने दोस्तों को उस वीराने के अजीब गरीब किस्से सुनाता जो हकीकत से ज्यादा उसके तस्वुर से जुड़े होते। वक्त की रफ्तार को कभी कोई रोक नहीं पाया। वक्त चलता तो अपनी मुकर्रर रफ्तार से है, मगर कब गुजर जाता है ये मालूम नहीं है। बचपन के दिन कब गुजरे, कब जवानी आ गई, इंसान को पता ही नहीं चलता। शंकर अब 25 साल का खूबसूरत जवान बन चुका था। मासूम दिल और खूबसूरत और साफ सुथरे जहन के असरात अक्सर चेहरे पर भी नजर आ जाया करते हैं। यही वजह थी कि शंकर का रंग रूप उसे हम असरों से मुमताज करता था। एक हादसे में माँ बाप दोनों को खोकर अब बड़ी दुनिया में वो अकेला रह चुका था। उसकी हकीकी दुनिया तो उजड़ चुकी थी, इसलिए वो अपनी ख्याली दुनिया में मगन रहता। माँ बाप इतना छोड़ गए थे कि उसका गुजर बसर अब बगैर हाथ पांव हिलाए आसानी हो रहा था। उसके दोस्तों में उसका एक चचाजाद भाई मनोहर और बाकी गांव के कुछ नौजवान थे। उसका हल्का अहबाब ज्यादा वसी नहीं था, मगर जितना भी था सभी उसकी ज़हनी हालत और शौक से आशना थे। वो सबको अपने ख्याली और तस्वुराती सफरनामे सुनाता रहता और सब सुनते रहते। माँ बाप के अचानक गुजर जाने के बाद तो उसके पास करने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए उसका गुजर कभी जंगलों में होता तो कभी पहाड़ों में निकल खड़ा होता। उसका गांव एक कुदरती जंगल से थोड़ी दूर था। पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान कहीं कहीं छोटे छोटे देहात थे, और बाज देहात ऐसे थे जो कि मुख्तलिफ वक्तों में मिट चुके थे। उनके बस निशान बाकी थे। बहुत सौ के मुतल्लिक किस्से कहानियां भी मशहूर थीं। यही किस्से कहानियां शंकर को अपनी जानिब खींच लेती थीं। ना उसने कभी अपने दोस्तों को साथ ले जाने पर इसरार किया था, ना ही उसका कोई दोस्त उसके साथ कभी गया था। उसके रोमान का सफर बस उसकी अपनी जात तक महदूद था। एक दिन सुबह सुबह जब शंकर अभी नाश्ते से फारिग ही हुआ था कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर मनोहर खड़ा था। आज तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ, मनोहर ने कहा। क्या बात है मनोहर? मुझे एक नए इलाके का पता चला है जहां पर सुना है भूत प्रेत और पता नहीं क्या क्या पाया जाता है। मनोहर ने एक ही सांस में अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा। अच्छा, वाह, कहां पर? शंकर ने फरते जज्बात से पूछा। यहाँ से करीब 50 मील दूर शुमाल की जानिब एक पहाड़ी सिलसिला है जिसका असली नाम तो कोहे जम्बूरा है, मगर वो मशहूर वादी खौफ के नाम से है, मनोहर ने तफसील बताते हुए कहा। तो मैं आज ही रवाना हो रहा हूँ, शंकर बोला। जरूरी सामान लेने के बाद शंकर अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुआ। सफर के दौरान कुछ हिस्सा तो घोड़े पर तय होना था, मगर ज्यादातर पैदल ही सफर था। शंकर अपने ख्यालों में मगन चला जा रहा था। कई बार ऐसा हो चुका था कि उसने बहुत लंबा सफर किया था, मगर उसके हाथ कुछ नहीं आया। मुख्तलिफ इलाकों के बारे में सुने गए पुरासरारियत से भरपूर किस्से झूठ निकले, मगर इस बार उसका दिल कह रहा था कि जरूर उसको कुछ ना कुछ मनपसंद चीज हासिल होगी। आज शंकर कहाँ गया है? सुबह मिला था, मगर बहुत जल्दी में था।
इसलिए बात नहीं हो सकी। राजा ने मनोहर से पूछा, मुझे नहीं मालूम, शायद अपने किसी काम से गया होगा, आ जाएगा जल्द वापस, मनोहर ने कहा। राजन सीधा शंकर के घर गया। घर जाकर मुलाजिम से पूछा, चचा शंकर कहाँ गया आज सुबह? पुत्र, वो किसी वादी खौफ नामी पहाड़ी पर गया है। मैंने सुना है वो बहुत खतरनाक जगह है। मैंने तो रोका भी, पर छोटे सरकार इस मामले में किसी की नहीं सुनते हैं। चाचा, ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ, इससे कबल तो कभी नहीं सुना। हाँ, आज वो मनोहर है, उसने बताया था छोटे सरकार को। यह सुनकर राजन हैरान हो रह गया था, क्योंकि थोड़ी देर कबल ही उसने मनोहर से सुना था कि वो शंकर के औकात कार से अनजान है। शंकर को गए हफ्ता हो चुका था, वक्त गुजर रहा था। एक दिन अचानक मनोहर ने चाचा रामलाल को घर से निकालकर घर पर कब्जा कर लिया। बात बढ़ी तो गांव की पंचायत तक पहुंच गई। सारा गांव इकट्ठा हो गया। हाँ मनोहर, बताओ, तुमने शंकर के घर और जमीन पर कब्जा क्यों किया है? मैंने कोई कब्जा नहीं किया। अब शंकर बेचारा जब इस दुनिया में नहीं रहा तो उसका सब कुछ मेरा ही हुआ ना। मेरे अलावा उसका और कौन रिश्तेदार है? मनोहर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब है? गांव के मुखिया ने गुस्से से कहा। मनोहर वादी खौफ की जानिब गया था। वहां से एक दोस्त ने उसे देखा था। उसी ने बताया है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, किसी पहाड़ से गिरकर उसकी मौत हो गई है। मेरा दोस्त बख्शीनाथ उस बात की गवाही देगा। गवाही के बाद महफिल बर्खास्त हो गई, मगर गांव सोगवार था। और इधर शंकर जब आखिरी पड़ाव के बाद आगे बढ़ा, उसने महसूस कर लिया था कि उसके पीछे कुछ नामालूम लोग हैं, मगर उसने बेखौफ और खतर सफर जारी रखा। जब वो वादी खौफ के बिल्कुल करीब पहुंचा, वहां पर सारा पहाड़ी सिलसिला था जो कि दरख्तों से छुपा हुआ था। अब रात के अंधेरे में आगे बढ़ना और ऊपर जाना मुश्किल तर हो रहा था, मगर शंकर का सफर जारी रहा। उसने कई बार महसूस किया जैसे उसके पीछे कोई है, मगर अंधेरे की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आया। अचानक उस पहाड़ पर उसे पीछे से धक्का लगा और वो सीधा एक अंधी गहरी खाई में जा गिरा। गिरते हुए उसने इंसानी कहके सुने। उसके बाद उसका ज़हन गहरी नींद में चला गया। अचानक वो हड़बड़ा कर उठा। वो एक सरसब्ज वादी में था। उसकी चारों तरफ हुस्न और रौना के ऐसे नज़ारे थे जो इससे कबल उसने कहीं नहीं देखे थे। वो फूल कलियों रंगों में खो गया। अचानक उसे एक आवाज ने मुतवज्जा किया। तुम यहाँ क्यों आए हो? शंकर ने उठकर चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। तुम कहाँ हो? उसने बुलंद आवाज से पूछा। अचानक उसके सामने एक खूबसूरत लड़की आ गई, जिसको देखकर वो उसमें खो सा गया। उसके ज़हन में कई तशबीहात और इस्तारे आए, मगर उसने खुद पर काबू पाकर कहा, मैं उनकी तलाश में रहता हूँ जो दुनिया वालों के लिए ओझल हैं, जिससे लोग खौफ खाते हैं, जिनके तस्वुर से इंसान डर जाता है। मैं अपने एक चचाजाद भाई के कहने पर इधर आया था, मगर मुझे किसी ने पहाड़ से अंधेरे में धक्का दिया था। मुझे नहीं मालूम मैं कैसे महफूज हूँ। तुमको मार डालने के लिए इधर भेजा गया था। ऐ अच्छे इंसान, तुम्हारे अंदर की अच्छाई ने तुमको बचा लिया। यहाँ बहुत से लोग आते हैं जो मुख्तलिफ अमल करके हमारी ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम मजबूर होकर बदला लेते हैं। लड़की ने कहा, आओ तुमको यहाँ की सैर कराऊं। शंकर को ऐसे लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उसको खींचकर फिजा में बुलंद कर रही है। उसके पांव फिजा में जैसे ऊपर उठ गए थे। उसे लगा जैसे वो उड़ता चला जा रहा है। चारों तरफ खूबसूरती के नज़ारे जा बजा बिखरे हुए थे। ऐसे खुश रंग फूल थे जो उसने कभी नहीं देखे थे। झीलों का एक जाल नजर आया, जहां पानियों पर ऐसे आबी परिंदे और जानवर तैर रहे थे जो उसने कभी नहीं देखे थे। फिजा में खुशबुओं का बसेरा महसूस हो रहा था। परिंदों की चहक से हवाओं में नगमगी की कैफियत तारी हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कायनात का सारा हुस्न इस जगह सिमट आया हो। फलदार दरख्तों पर लगे फल कुदरत का इनाम महसूस हो रहे थे। वो तैरता हुआ हैरत से सब्ज गुल को तकता जा रहा था। उसके सवाल तो जैसे खत्म हो चुके थे, जबान गुंग हो चुकी थी।
अचानक उसके सामने फिजा में उड़ता हुआ एक थाल आया जिसमें एक बड़ा प्याला पड़ा था। उसने बिना सोचे समझे उसको उठाकर होंठों से लगा लिया। उसको ऐसे लगा जैसे दुनिया जहां के तमाम मशरूब एक प्याले में सिमट आए हों। एक खुले मैदान में जिसको चारों अतराफ से बुलंद पहाड़ों और सब्जों ने घेर रखा हुआ था, वहां पर उसके कदम जमीन पर लग गए। वो जैसे वापस होश में आ गया। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। इसको अपने गांव जाकर खोलना और सबके सामने बताना कि ये तुमको इस बस्ती से तोहफा मिला है। और हाँ अच्छे नौजवान, दोबारा इधर मत आना। हमारी और तुम्हारी दुनिया अलग है। जाओ अपनी दुनिया में। शंकर को जैसे चक्कर आया, वो गिरा और बेहोश हो गया। उसकी दोबारा आंखें खुली तो वो अपने गांव से बाहर पड़ा हुआ था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, उसने ख्वाब देखा था या हकीकत। मगर जब उसने अपना सामान खोला तो उसके अंदर वो पोटली मौजूद थी। वो उठा और सीधा घर चला गया। उसके आने की खबर सारे गांव में फैल गई थी। सारे गांव के सामने उसने पोटली खोली। अंदर से जो निकला तो उसे देखकर सारा गांव चौंक पड़ा। मगर सबसे ज्यादा हैरत मुनव्वर को थी। पोटली हीरो से भरी हुई थी। ऐसे ऐसे लालो गोर थे जिसको देखकर सब बस देखते ही चले जा रहे थे। सारा गांव खुश था, मगर कुछ चेहरे बुझे हुए थे। शाम के वक्त मनोहर अपने 4 दोस्तों के साथ उसके पास पहुंच गया। यार मनोहर, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या जगह दिखाई। मुझे ये सब वहां पर मिला। अब मैं आइंदा कहीं नहीं जाऊंगा। ये मेरा आखिरी दौरा था। अगली सुबह मनोहर और उसके 4 दोस्त गायब थे। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गए। मनोहर और उसके चारों दोस्त आंधी और तूफान की तरह वादी खौफ की जानिब जा रहे थे। यार मनोहर, हमको भी वैसा माल मिलेगा? हाँ ना, क्यों नहीं मिलेगा। वो अकेला इतना कुछ ले आया है, हम तो 5 हैं। फिर हमारे पास आला असला है, हम तो छीन कर लाएंगे सारा खजाना। कई दिन के सफर के बाद एक शाम वो लोग वादी खौफ में पहुंच गए। थकावट की वजह से वो जाते ही सो गए। नींद की गहरी वादी में एक चीख से अचानक वो सब ही जाग गए। रात अपने जोरों पर थी। चांद तो निकला हुआ था, मगर ऐसे महसूस हो रहा था जैसे बादलों ने सारी रोशनी को आज छुपा लेने का इरादा कर लिया हो। हर तरफ काला की कालक नजर आ रही थी। सब ही खौफजदा नजरों से इधर उधर देख रहे थे। एक तेज आवाज फिजा में गूंजी, ए लालची लोगों, तुम सबको तुम्हारी मौत यहाँ पर खींच लाई है। तुम सब गुनाहगार हो। तुमने एक मासूम इंसान को कत्ल करके उसके मालो दौलत पर कब्जा करना चाहा था। कांपते हाथों सबने असलहा निकाला। जल्दी जल्दी सबने लालटेनें रोशन की। रोशनी में जो पहली चीज नजर आई वो जमीन पर पड़ी हुई खून आलूद इंसानी खोपड़ियां थीं, जिसे देखकर सबकी एक साथ चीखें निकल गईं। कौन है? सामने आओ, मनोहर ने हौसला करते हुए कहा। अचानक जगदीश ने बुलंद आवाज में कहकर लगाया। फिर तो जैसे उस पर दौरा पड़ गया। मनोहर, तुम कातिल हो। तुमने दौलत की खातिर इन सब के साथ मिलकर अपने ही भाई को मार डालना चाहा। ऐसा लग रहा था जैसे जगदीश अपने आप से बाहर निकलकर बेसाख्ता बोल रहा हो। बोलते बोलते वो गिरा और बेहोश हो गया। मनोहर और बाकी लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ जा रहे थे। रोशनी का एक धमाका हुआ। उनको सामने 30-40 फुट दूर एक इंसान खड़ा नजर आया। सब ने एक साथ फायर खोल दिए। उनको ऐसे लगा जैसे सारी गोलियां सामने खड़े इंसान के सीने में उतर गई हैं। उसके सीने से खून का फवारा निकला जो सीधा उनके चेहरों पर आकर गिरा। ऐसा लग रहा था जैसे फिजा से खून की बारिश हो रही हो। सब खून में नहा चुके थे। वो आगे बढ़े तो छलनी सीने के साथ वो इंसान फिर खड़ा हो गया। उसने एक हाथ अपने सीने के अंदर डाला। अचानक वहां से कुछ निकालकर उन पर फेंक दिया। उन पर जैसे कटी अंतड़ियों की बारिश हो गई। हर तरफ रोशनी हो चुकी थी। बंदूकें हाथों से गिर चुकी थीं। सब भाग रहे थे। मौत से फरार की कोशिश में सब अपना आप तक भूल चुके थे। बख्शीनाथ और मनोहर एक साथ भाग रहे थे, दूसरे दोनों अलग भाग रहे थे। भागते भागते दोनों एक गार में पहुंच गए और जल्दी से गार में घुसकर छुप गए। अचानक गार का मुंह बंद होने लगा। गार रोशनी में नहा गया।
غار میں ہر طرف عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ دونوں اٹھ کر غار دیکھ رہے تھے۔ اچانک ایک تیز چیخ نے ان کے دل کو دہلا دیا۔ ان کے سامنے ایک بنا چہرے کی عورت کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے ایک دیوار کے ساتھ لگ گئے۔ ہاتھ آگے ہی آگے بڑھ رہے تھے۔ دیوار سے کسی اندھے طاقت نے دونوں کو ہوا میں اچھال دیا۔ دونوں ہوا میں تیرتے جا رہے تھے۔ جب دونوں کے گلے ان ہاتھوں کے بیچ آ گئے، وہ بہت چیخے مگر موت سے نہ بچ سکے۔ ان کے سر تن سے جدا ہو کر غار سے باہر دور جا گرے۔ بخشی ناتھ ایک پتھر کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا۔ اس کی پیٹھ سے کچھ ٹکرایا۔ مڑ کر دیکھا تو اس کے دوستوں کے داڑھ اور سر دونوں اس کو سامنے ہوا میں معلق نظر آئے۔ وہ اٹھ بھاگا۔ اس کو دھکا لگا، سیدھا گہری کھائی میں جا گرا، جہاں پر موت کی آغوش نے اسے سمیٹ لیا۔ منوہر ہر طرف باغلوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ ہر طرف موت کے ہرکارے اس کو محسوس ہو رہے تھے۔ عورتوں کی ہیبت ناک چیخیں ماحول میں دہشت بنا رہی تھیں۔ ہر طرف جیسے خون پھیلا ہوا تھا۔ ہوا تیز ہو چکی تھی۔ فضا میں جیسے ہزاروں روحیں کسی کی موت پر محو رقص و کناں کر تھیں۔ منوہر دھڑام سے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو اس کے اطراف اس کے 3 دوستوں کی لاشیں پڑی تھی، مگر ہر طرف ہیرے جواہرات لال و گوہر بکھرے پڑے تھے۔ اس کو دوستوں کی موت، رات کا ماحول، پیٹ کی بھوک سب کچھ بھول گئے۔ وہ بس پاگل ہوا جا رہا تھا۔ وہ لاتعداد دولت کا مالک تھا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہیرے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بڑے بڑے صندوق دیکھے۔ ان کو کھولا تو اندر نگینے ہی نگینے تھے۔ وہ سب کو سینے سے لگائے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ کب دن گزرا اسے کچھ یاد نہ تھا۔ وہ تو بس سب سمیٹ رہا تھا۔ وہ اسے بھول چکا تھا۔ وہ اپنے کتنے دوست کیسے کیسے کھو چکا ہے۔ اسے یہ بھی یاد نہ تھا کہ یہاں سے واپسی کا راستہ کیا ہوگا۔ کیا یہ غار اس کا مدفن بنے گا یا وہ کسی گہری کھائی میں ہے۔ وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ ابھی چند گھنٹے قبل اس کے دوست کس قدر عبرتناک موت کا شکار ہو چکے تھے۔ بس لالچ و ہوس کا پجاری اس ظاہری دولت کو پا کر خوشی سے نہال ہو رہا تھا۔ رات کے اندھیرے نے اسے آ لیا۔ وہ سب کچھ سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ جب پیٹ کی بھوک اسے ستانے لگی تب اسے ہوش آیا۔ وہ ایک ایسی جگہ تھا جہاں حد نگاہ بس مال و زر تھا اور کوئی چیز نہ تھی۔ زندہ رہنے کی جدوجہد کرتا بھی تو کیا کرتا۔ اس نے تو مال و زر کے ہاتھوں اپنی سان سے بیچ دی تھی۔ ایک کے بعد دوسرا دن بیتا۔ وہ بھوک سے بلکنے لگا، پھر چیخنے لگا۔ اس سے کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے دور سے کسی کے گھنگروں کی چنکار سنی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو ایک لڑکی چلی آ رہی تھی۔ مما مجھے پانی دو، مجھے کھانا دو، میں مر رہا ہوں، منوہر چیخا۔ تم بدلے میں مجھے کیا دو گے منوہر؟ تم یہ سب لے لو، بس ایک پیالہ پانی، بس ایک گھونٹ پانی۔ یہ لو پیالہ۔ لڑکی نے اسے پیالہ دیا۔ اس نے بند آنکھوں کے ساتھ پیالہ پکڑا، جھٹ منہ سے لگایا، مگر پانی کہاں تھا۔ وہ پسے ہوئے ہیرے تھے جو اس کی حلق سے پار ہو گئے۔ وہ چیخ بھی نہ سکا جب موت نے اسے گلے لگا لیا۔ ہر طرف دولت کے انبار تھے، مگر ایک نوالا روٹی اور ایک گھونٹ پانی پیے بنا وقت کا سب سے دولت مند آدمی بھوکا پیاسا مر چکا تھا۔ زندگی کی حقیقت ایک غار میں بے گورو کفن پڑی تھی۔ یہ صرف منوہر کی لاش نہیں تھی، یہ انسان کی لالچ، اس کی ہوس، اس کے نشے کی موت تھی۔ مگر کیا اس موت سے کوئی انسان کچھ سیکھ بھی پائے گا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ جگدیش کی آنکھ کھلی، وہ اپنے گاؤں میں تھا۔ اس کے ارد گرد لوگ جمع تھے۔ وہ اٹھا، چیختا چلاتا شنکر کے گھر پہنچا۔ چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ منوہر نے جان بوجھ کر تم کو وادی خوف کی طرف بھیجا تھا تاکہ تم کو قتل کر کے تمہاری دولت پر قبضہ کر لے۔ تم کو پہاڑ سے دھکا بخشی ناتھ نے دیا تھا۔ وہ سب وادی خوف میں لال و گوہر کی تلاش میں گئے تھے، جہاں موت نے سب کو لپیٹ میں لے لیا۔ یہ کہہ کر جگدیش گرا۔ جب اس کو شنکر نے سیدھا کیا تو وہ مر چکا تھا۔ شاید قدرت انتقام لے چکی تھی۔ کون کب اٹھے گا یہ فیصلہ انسان کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ شنکر زندہ تھا۔ اس کا خواب یا حقیقت وہ کیا تھا وہ ابھی فیصلہ بھی نہیں کر پایا تھا،
جب یہ سب ہو گیا، وہ وادی خوف کو ہمیشہ وادی حسن کے نام سے یاد رکھنا چاہتا تھا۔ وہ روح تھی یا چڑیل، کوئی جن تھا یا دیو، وہ جو بھی تھا، اس کی یاد، اس کا نقش اس کے دل و دماغ میں محفوظ ہو چکا تھا۔ مگر اس کا سفر تمام ہو چکا تھا۔ ڈر تھا یا اس لڑکی کی محبت؟ وہ خود سے وعدہ کر چکا تھا کہ اب دوبارہ کسی کھوج کا حصہ نہیں بنے گا۔ اس کے پاس اب ایسی یادیں اور سبق تھے جو اس کے لیے کبھی دھندلا نہیں سکتے تھے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید سٹوریز کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹ آپ کو آسانی سے مل سکیں۔